नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत में वित्तीय प्रशासन की। वित्तीय प्रशासन का तात्पर्य यह है कि वित्त के सृजन, उसके व्यय और उसकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जिस पूरे तंत्र का योगदान है, उस पूरे तंत्र को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। क्योंकि भारत की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में अनेकानेक पदाधिकारियों का, अनेकानेक संस्थाओं का योगदान है और इन सब के मिले जुले प्रभाव से ही वित्तीय प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे आज कि वो मेन फंक्शनरीज या वो मेन मुख्य कार्यकर्ता जो वित्तीय प्रशासन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। भारत के बजट को संसद में रखवाने की पूर्व अनुमति देता है। तत्पश्चात उसके पारित होने के बाद उसको अनुमोदित करता है, हस्ताक्षरित करके उसको लागू करता है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है, ये कार्यपालिका प्रमुख है और कार्यपालिका जो है वो मूल रूप से वित्त को खर्च करती है, उसको लागू करती है, उसका नियंत्रण निर्देशन करती है। तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहली बात है कि हमारे अनुच्छेद 112 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कार्यपालिका का या सरकार का आय व्यय वितरण या आय व्यय जो विवरण पत्र है, उसको बजट कहा गया है। तो उस बजट को रखवाने की व्यवस्था करेगा। उसके बाद में बजट जो है वह कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है और कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है तो उसमें जो मुख्य भूमिका है वो वित्त मंत्रालय की है। किंतु वित्त मंत्रालय जो है वह कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री और जो अन्य सदस्य हैं उसे इतर नहीं है। इसलिए वित्त मंत्रालय भले ही विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की व्यवस्था करता है, अनुमानों को लगाता है, बजट को अंतिम रूप देता है और वो तत्पश्चात मंत्री परिषद के समक्ष रखता है। क्यों? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद एक साथ देते हैं, एक साथ डूबते हैं। इसलिए अगर बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य पर सभी लोगों की एक राय या आम राय होना आवश्यक है। इसलिए मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री में मंत्री परिषद बजट पर जो प्रावधान किए गए हैं, जो अनुमान लगाए गए हैं, जो योजनाएं लागू की जाने वाली है या जो पिछली जो योजनाएं चल रही है उनका अवलोकन करना है या उनको विस्तारित करना है या उनको छोटा करना है, समाप्त करना है, ये विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं और तत्पश्चात वह उसको अंतिम रूप देते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात बजट जो है वो संसद में रखे जाने के लिए तैयार माना जाता है और उसके बाद ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाती है कि हम धन विधेयक या हम वित्तीय विधेयक या बजट जो है वो संसद में रखने जा रहे हैं। अब कोई धन विधेयक है या नहीं है, इस बात के लिए लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक परिभाषित करने की शक्तियां दी गई हैं। वह ऐसे विधेयकों को जिसमें वित्तीय लेन देन, वित्तीय करों का प्रावधान
या किसी कर को समाप्त करने, बढ़ाने, या जिससे सरकार को धन प्राप्त होने की संभावना हो या धन खर्च होने की संभावना हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो विधेयक हैं उनको वह धन विधेयक के रूप में परिभाषित करता है। और धन विधेयक की परिभाषित करने के पश्चात राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त की जाती है, और राष्ट्रपति की अनुमति के प्राप्त करने के पश्चात वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जो है वो संसद में बजट पेश करते हैं। संसद में बजट पेश करते हैं और बजट पेश करने के बाद में फिर उसको स्वीकृत कराने का काम भी मंत्रिपरिषद का है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद से संसद में या विधायिका में बजट पर विभिन्न प्रकार के सवाल जवाब होते हैं, बहस होती है। प्रत्येक जो मांग सरकार के द्वारा जो मांगी जा रही है, जो धनराशि स्वीकार खर्च करने के लिए, स्वीकृत करने के लिए रखी जाती है, उन सब पर चर्चा होती है। उसकी उपादेयता पर बात होती है, उसकी योगदान पर बात होती है, उससे क्या लाभ होगा, इन सब बातों पर चर्चा और बहस होती है। तत्पश्चात फिर बजट पारित होता है। तो विधायिका जो कि अंतिम रूप से बजट को स्वीकृति देने की अनुमति या बजट को स्वीकृति देने की जो शक्ति है वो विधायिका में है। तो कार्यपालिका विधायिका का इसलिए भी लिहाज करती है क्योंकि उसको अंतिम रूप से धन खर्च करने की अनुमति विधायिका ही दे सकती है। तो इसलिए बजट पर अंतिम स्वीकृति के रूप में विधायिका काम करती है। फिर वह बजट पर बहस करती है। उसके जो सदस्य हैं वो विभिन्न जो विभागों की जो अनुदान मांगे हैं उन पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, योजनाओं का कहते कि वो अवलोकन करते हैं और आकलन करते हैं कि इन योजनाओं से क्या लाभ होगा, क्या लाभ हुआ है अब तक, कितने प्रकार की ये कहते हमारे किस प्रकार से सहायता करेगी, किस प्रकार से भारत के आर्थिक विकास में योगदान देगी या नहीं देगी, इन सब पर चर्चा बहस की जाती है। साथ ही इनके अलावा अगर बजट पारित हो भी जाता है तो उसके बाद भी वित्तीय नियंत्रण के लिए संसद में 3 स्थायी समितियां बनी हुई है। लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रमों की समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जनरली जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का व्यक्ति होता है और ये सरकार की जो कार्य खर्च किए गए जो बजट है पूर्ववर्ती वर्षों के, उन पर ये कहते हैं कि अपनी जांच करती है और पाती है कि सरकार ने वास्तव में जो पिछले बार बजट जो है जो स्वीकृत किए गए थे वो उसी प्रकार से खर्च किए गए हैं और उससे कितना लाभ मिला है। उस प्रकार से अनुमान समिति एस्टिमेट समिति है। एस्टिमेट कमेटी ये देखती है कि साहब ये जो बजट है क्या ये वास्तव में इतना खर्च किया जाना है या इसमें कोई कटौती की जा सकती है या इसको किस प्रकार से पुनर्परिभाषित किया जा सके ताकि बेहतर इसका उपयोग हो सके, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। लोक उपक्रमों की समिति जो है वो कोपुज को कहते हैं, कमेटी ऑन द पब्लिक इंटरप्राइजेस पे जो है वो ये देखती है कि साहब जो लोक उपक्रम है वो किस प्रकार से भारतीय आर्थिक विकास में सहायता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 स्थायी समितियां और इसके अलावा 24 अस्थायी समितियां भी जो अनुदान मांगों पर विचार विमर्श करती है, क्योंकि सभी प्रकार के जो अनुदान मांगे हैं वो संसद में बहस नहीं की जा सकती, इसलिए समितियां बनाई गई है और समितियां जो है वो विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर आपस में वो चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है और अपनी अनुशंसाएं रखती है। तो इस प्रकार से विधायिका जो है वो मूल फंक्शनरी है या वो मूल कहते कि कार्यकर्ता है जो बजट को अंतिम रूप देता है, अंतिम रूप से स्वीकृति देता है और तत्पश्चात उसका वो कहते हैं कि परीक्षण करता है कि उसने बजट सही रूप से खर्च किया गया या नहीं किया गया, और साथ ही वह जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है सरकार की उस पर भी उससे विचार विमर्श करता है, वो भी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार से संसद जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है वित्तीय प्रशासन में। अब आते हैं, हम कहते हैं कि जो वित्तीय प्रशासन या वित्तीय जो कार्यवाहियां हैं उनको संपादित करने वाला जो मुख्य मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय है। और चूंकि वित्त प्रशासन का रक्त है और बिना वित्त के कोई भी प्रशासनिक या सरकारी काम का संभव नहीं है, इसलिए वित्त मंत्रालय जो है उसका जन्म हुआ है। और उसका जन्म बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसका
वर्तमान वित्त मंत्रालय की बात करें तो 1810 में जन्म हुआ, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने यहाँ पर कहते विभिन्न प्रकार के विभागों का जन्म किया, तो 1810 में उसने वित्त को अलग कर दिया। उसके बाद में 1843 में जब विभागीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वित्त, विदेश, गृह और मिलिट्री, ये 4 विभाग बनाए गए। 1949 में जब भारत आज़ाद हो गया तो वित्त मंत्रालय को अलग दे दिया गया। इसमें कई प्रकार के जो मंत्रालय हैं, वो जो औद्योगिक विकास मंत्रालय है, कंपनी मंत्रालय है, इस प्रकार के जो सार्वजनिक कल्याण के मंत्रालय हैं, वो कभी जुड़ते रहे, घटते रहे, हटते रहे, तो इस प्रकार से चलता रहा। 1949 में इसके 2 मूल रूप से कहते हैं कि विभाग, मंत्रालय के विभाग बनाए गए। राजस्व एवं व्यय विभाग, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि साहब कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च किया जाएगा, इस प्रकार का विभाग जो देखने वाला। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि आयकर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, ये जो बोर्ड है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है, अप्रत्यक्ष बोर्ड है, विभिन्न प्रकार के जो संस्थान है जो वित्तीय लेन देनों का लेखा जोखा रखते हैं, नियंत्रण निर्देशन करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है आर्थिक मामलात। आर्थिक मामलात में बैंकिंग, बीमा, विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज, RBIs, इसको सहायता देना, ये सब जो कार्य है वो आर्थिक मामलात में करते हैं। अगर वर्तमान में हम बात करें कि सब वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय वर्तमान में 4 विभाग इसमें जुड़े हुए हैं, 4 विभागों में बांटा गया है। व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग, और इन सब 4 विभागों के साथ में लगभग 37 जो कार्यकारी, जो फंक्शनरीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अनुलग्नक या संलग्न जो कार्यालय हैं, जो केक का कार्यालय कह लीजिए आप, आयकर विभाग के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह लीजिए, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कीजिए, सीमा शुल्क बोर्ड कीजिए, अप्रत्यक्ष बोर्ड कीजिए, सांख्यिकी विभाग कीजिए, विभिन्न प्रकार के जो विभाग है उससे जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं और वो इसकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से वित्त मंत्रालय एक बड़ा विभाग है जो सरकार के अधिकांश, या कहा जाए अधिकांश गतिविधियों से संबंध रखता है। अगर हम बात करें कि साहब भी जो वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग है आर्थिक कार्य विभाग जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से बात करता है और इसके अनेक संभाग इसमें बटे हुए हैं। आर्थिक संभाग, बैंकिंग एवं बीमा संभाग, वित्त संभाग, बजट संभाग, पूंजी बाजार संभाग, द्विपक्षीय सहयोग संभाग, फंड बैंक संभाग, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन संभाग, सहायता लेखा एवं अंकेक्षण संभाग, विदेश व्यापार संभाग, तो ये विभिन्न प्रकार के संभाग हैं और प्रत्येक जो संभाग है वो विभिन्न प्रकार के कार्य संबद्ध करता है। अगर हम ये बात करें कि साहब जो आर्थिक कार्य विभाग है, अगर हम आर्थिक कार्य विभाग बात करें तो आर्थिक कार्य विभाग जो है वह आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है और उसको किस प्रकार से कहते हैं कि हमारे अब नीतियां बनाई जाए उसके लिए सहयोग देता है। इसके अंतर्गत विदेश, राजकोषीय नीति, मुद्रा नीति, उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर ये चर्चा करता है। वित्त संतुलन, भुगतान, सकल उत्पाद, कितना खर्च होगा, कितना, सब चीज़ों पर वो चर्चा करता है। बैंकिंग और बीमा संभाग, विभिन्न प्रकार के बैंकिंग और बीमा संभाग की जो कार्यकारी या जो निर्देशनात्मक कार्यवाही करता है, उनके विभिन्न प्रकार के जो नियम है, विभिन्न प्रकार जो कंपनी एक्ट है उसके तहत उन पर वो अनुशंसाएं करता है। विभिन्न प्रकार की नियामक जो है वो उस पर जुड़े हुए हैं, बीमा नियामक, विकास प्राधिकरण, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। वित्त संभाग जो है वो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय जो है वो महत्वपूर्ण जो विकास कार्यक्रम है उसके बारे में बातचीत करता है कि साहब कि जो कहाँ कहाँ खर्च होगा। वित्त का मतलब होता है खर्च होना, राजस्व का मतलब ये होता है कि धनराशि आना और वित्त का मतलब खर्च होना। तो वित्त का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक जो क्रियाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, वो किस प्रकार संबद्ध करती है उसके बारे में बात करता है। बजट संभाग है वो बजट के अनुदान मांगों को ये बहुत पहले सितंबर अक्टूबर में शुरू कर देता है अपने बजट प्रावधानों को बनाने के लिए। विभिन्न विभागों के पास में प्रपत्र भेजता है, विभिन्न विभागों से अपने कहते हैं कि आय व्यय योजनाएं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, फिर उनको
कार्यालय स्तर से कहते हैं कि जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से विभाग स्तर पर, विभाग से मंत्रालय स्तर पर जाकर के उनको संकलित करता है और उनको विभिन्न क्षेत्रों में बंटवारा करता है और फिर उसको कहते हैं कि तैयार करता है कि कितना खर्च आएगा, कितना सब चीज़ें करता है। उस कारण से पूंजी बाजार है कि सब हमारे यहाँ पर जो पूंजी किस प्रकार से निर्मित की जा सकती है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो है उन सब चीज़ें की जाती हैं। विदेशी संभाग द्विपक्षीय का मतलब विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है आर्थिक कार्यक्रमों में, उनके बारे में वो बातचीत करता है। फंड संभाग का मतलब है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया फंड है, कहाँ से पैसा आएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा। राजकोषीय दायित्व का मतलब है कि हमारे पास में जो राजकोष है, जिस प्रकार से ट्रेजरी सिस्टम है, वो ट्रेजरी सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा, सरकार पैसा किस प्रकार से भुगतान करेगी, सरकार किस प्रकार से राजस्व प्राप्त करेगी, कहाँ जमा होगा, कौन उसको लेगा, तो ट्रेजरी और बैंक का लिंक आपस में क्या रहेगा, है कौन कौन से प्रपत्र काम में ले जाएंगे, किस प्रकार से पैसा जमा करेगा, सब चीज़ों की व्यवस्था ये करते हैं। इसी प्रकार से जो सहायता लेखा है, जो अंकेक्षण विभाग है, वो ऑडिट के काम करता है, वो सीएजी को सहायता प्रदान करता है कि सीएजी किस प्रकार से काम करेगा। फिर है कि व्यय विभाग, ये महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि व्यय विभाग जो है वो सरकार की योजनाओं को और सरकार के विभिन्न प्रकार के जो प्लानिंग, प्लान, नॉन प्लान, आकस्मिक खर्चा है, आकस्मिक व्यय, भारत का जो पब्लिक अकाउंट्स है उसके बारे में बातचीत करता है, पब्लिक अकाउंट के बारे में। इसके बाद में वो ये बात करता है कि साहब कहते कि पैसा जो योजना आयोग जो है, वर्तमान में नीति आयोग है, वो किस प्रकार से काम करेगा। और उसके बाद में योजना, पेंशन, नियंत्रक महालेखा, ये जो संभाग सब पर कर्मचारी निरीक्षण, समन्वित वित्त विभाग, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। और इन कार्यक्रमों में, इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं में है वो सब चीज़ों को शामिल करता है और ये देखता है कि सरकार के पास में कुल कितना खर्च होना है, किन किन क्षेत्रों में खर्च होना है, और उसको विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं या एक वर्षीय योजनाएं कहाँ से लागू होगी, किस प्रकार से खर्च होगी, कितना वेतन भत्तों में जाएगा, कितना विभिन्न प्रकार के सरकार की सुरक्षा उसमें जाएगा, साथ ही कितना चुनाव या आपदा या आकस्मिक आवश्यकताओं में खर्च होगा। और उसके अलावा वो सरकार जो वित्त आयोग संभाग वो देखता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से बंटवारा होगा, केंद्र राज्यों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा, इन सब की चीज़ों के बारे में भी ये संभाग कार्यकारी व्यवस्था करता है और वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुशंसाओं को लागू करने के लिए अपने सुझाव प्रस्ताव मंत्रिपरिषद और विभाग संसद के सामने रखता है। इसके बाद में जो दूसरा वित्त मंत्रालय का जो विभाग है तीसरा, वो है राजस्व विभाग। और राजस्व विभाग की जब बात की जाती है तो राजस्व विभाग में आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, स्वापक या नारकोटिक्स विभाग ये आते हैं मुख्य रूप से। और ये विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, संपत्ति कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम, आयकर अधिनियम, ब्याज व्यय अधिनियम, प्रतिभूति लेन अधिनियम, अनुषंगिक लाभ अधिनियम, बैंकिंग लेन देन अधिनियम, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के माध्यम से ये पैसा कैसे लिया जाएगा, कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दो प्रकार के इसमें जो बोर्ड है वो इसके अधीन काम करते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर। आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का हिस्सा है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष बोर्ड का हिस्सा है। तो ये अपने विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड है उनके माध्यम से या एक तरह से विभाग उनके माध्यम से ये सब काम संपादित करते हैं। नारकोटिक विभाग भी इसका हिस्सा है क्योंकि नारकोटिक विभाग गृह मंत्रालय का हिस्सा है एक तरह से। और साथ ही ये विभिन्न प्रकार के जो नशीले पदार्थ है, चाहे वो अल्कोहल हो, उसके कहते कंट्रोल की बात हो, या अफीम हो, पोस्ट हो, इन पर ही नियंत्रण निर्देशन करते हैं। और किस प्रकार से इनकी खेती होगी, संचालन होगा, किस प्रकार से इनको टैक्सेस लगेगा, इन सब कामों का काम इनके द्वारा किया जाता है। राजस्व विभाग का मूल रूप से देखा जाता है कि वो सरकार को पैसा कहाँ से उपलब्ध कराए और जो टैक्सेस सरकार द्वारा लगाए गए हैं उनका ठीक रूप से वसूली हो और वसूली होने के बाद वो ठीक रूप से जमा हो ताकि सरकार को आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के माध्यम से ये सरकार के लिए पैसा इकट्ठे करने का काम करता है।
अब इसमें है, जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक है। अब चौथा जो विभाग है वो विनिवेश का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का है। और डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट में यह है कि सरकार के जो विभिन्न जो औद्योगिक इकाइयां हैं या उसके बड़े बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों को अगर वो सरकार के लिए निवेश ज़्यादा का मतलब निवेश ज़्यादा हो गया है, उससे लाभ कम हो रहा है, तो उनको विनिवेश करके, उनको बेच करके, उनको हिस्सेदारी को कहीं दूसरे को पार्टनरशिप में दे करके या उसको किराए पर दे करके सरकार पैसा वसूलती है या सरकार पैसा उगाना चाहती है, उसको विनिवेश करते हैं। 1991 के बाद में जो जितने भी जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी, औद्योगिक इकाइयां थी सरकार की या पब्लिक इंटरप्राइजेस थे, उन पब्लिक इंटरप्राइजेस का इवोल्यूशन शुरू हुआ इस बात के लिए कि क्या वो वास्तव में सरकार के लिए लाभदायक है। अगर लाभदायक नहीं है तो उन सफ़ेद हाथियों को जो धीरे धीरे घाटा बढ़ाते जा रहे हैं, खर्च अधिक है, लाभ कम है, ऐसे कंपनियों को निजी हाथों में दे करके या उनको किराए पर दे करके या उनको विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर को उसमें शामिल करके उसमें सुधार करके उनको लाभ की स्थिति में लाया जाए, जिसको विनिवेश की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार का जो विभाग है वो बना हुआ है वित्त मंत्रालय में। और इस बजट 2020-21-22 में सरकार ने 1,75,000 करोड़ का विनिवेश का प्रावधान रखा है। पिछले बजट में बजट 19-20 में उन्होंने कहते कि 2,30,000 करोड़ का प्रावधान रखा था, लेकिन सरकार को केवल 15,000 करोड़ रुपये मिले। सरकार चाहती है कि उसके पास पैसा आए, वो विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करे, विकास योजनाओं में खर्च करे, तो सरकार को पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो अपने पूंजीगत संस्थान है या पूंजी संपत्तियां है या ऐसे संपत्तियां हैं जो सरकार के पास में पड़ी है और सरकार उनको इनकेस कर सकती है, उसके लिए विनिवेश का कार्यक्रम चलाया जाता है। फिर रिजर्व बैंक जो है वो सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की काम करता है। रिजर्व बैंक सरकार के लेन देन की स्थिति तय करता है, कौन कौन से बैंक किस प्रकार से लेन देन करेंगे, बैंक और ट्रेजरी का क्या आपस में संबंध होगा, किस प्रकार से उनमें कहते हैं कि आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कार्य का बंटवारा होगा। साथ ही वित्तीय प्रशासन को दिशा निर्देश देने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, घाटा नीति, वित्तीय नीति, ये सब वो घोषित करता है। और इनके माध्यम से वह पैसे का बाजार में या जन सामान्य के लिए जो लेन देन है उसको सुचारू रूप से अच्छा बनाने के लिए और लोगों के पास में क्रय करने के, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है अक्सर रिजर्व बैंक। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो करेंसी नोट है उनकी सुरक्षा करता है। उसके अधीन विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट प्रेस है जहाँ पर वो नोट छपाता है और संचालित करता है। जो खराब और बेकार नोट है उनको हटाता है, नए नोट जारी करता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक जो है वो वित्तीय प्रशासन का वो चेहरा है जो दुनिया के सामने, जो जन सामान्य के सामने है। जब भी वित्तीय लेन देन की बात करते हैं तो लोग कंपनीज में नहीं जाते, इनकम टैक्स विभाग में नहीं जाते, लोग बैंकों में जाते हैं। तो वित्तीय लेन देन जो सरकार जिस प्रकार से करती है, जिस चेहरे के माध्यम से करती है, उसका रिजर्व बैंक या इस रिजर्व बैंक का जो समूह है, जो विभिन्न बैंक है उनका समूह है, वो उसमें कार्य संपादित करता है। फिर आता है कि वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय विषय, चूंकि आर्टिकल 265 के अनुसार ये कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और आर्टिकल 268 के अनुसार वित्तीय विषयों का बंटवारा किया गया है। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। उसमें जो वित्तीय विषय हैं उन वित्तीय विषयों का बंटवारा अलग से किया गया है कि कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाएंगे। 5 प्रकार के जो टैक्सेस या 5 प्रकार की वित्तीय संसाधन है। पहले वो जो केंद्र लगाता है, केंद्र उगाता है, केंद्र खर्च करता है, जिसको आजकल सेंट्रल जीएसटी कहते हैं एक तरह से।
फिर दूसरा ये है कि जो केंद्र लगाता है, केंद्र उगाता है, लेकिन राज्यों को भी बंटवारा करता है, जिसमें स्टेट जीएसटी कहते हैं जिसको। फिर तीसरा यह है कि केंद्र लगाता है, राज्य उगाता है, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। चौथा यह है कि केंद्र लगाता है, राज्य उगाता है और राज्य खर्च करता है, पारेषण शुल्क जैसे ट्रांसमिशन वगैरह शुल्क वगैरह इस प्रकार के होते हैं। और पांचवा यह है कि राज्य लगाता है, राज्य उगाता है और राज्य खर्च करता है। वो उसके स्थानीय शुल्क, फीस, नगरीय निकायों के अपने शुल्क, फीस जो है वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय विषयों का बंटवारा किया गया है। अब इसने देखा कि जो पहला ही जो है कि केंद्र लगाता है, केंद्र उगाता है, केंद्र के पास रहता है, जिसमें शेष है, सेंट्रल जीएसटी है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब वो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बहुत बड़ा जो अमाउंट है उसमें कहते हैं कि राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, और साथ ही राज्यों को अनुदान, क्योंकि राज्य जो है उनके पास में वित्तीय संसाधन कम है, तो उनको अनुदान के रूप में केंद्र द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। धनराशि उपलब्ध कराने के लिए जो नियम बनाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के सूत्र बनाएंगे, वो वित्त आयोग के द्वारा। तो आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को जब ये लगे कि राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय विषयों का बंटवारा करने की आवश्यकता हो या उनके नए सिद्धांत बनाने की आवश्यकता हो, तो वित्त आयोग का गठन करेगा, और वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका गठन करता है। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग है वो NK सिंह जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, और उन्होंने अपनी अनुशंसाएं भी दे दी हैं। तो सरकार जो है वो केंद्र सरकार, वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार इस बात को तय करते हैं कि साहब कितना पैसा राज्यों के साथ बंटवारा दिया जाएगा और कितना अनुदान करना है। अनुदान के लिए भी 2 तरीके अपनाए गए हैं। एक तो कि साधारण जो राज्य हैं उसमें होता है कि अगर 100 रुपये उनको दिए जाते हैं तो 30 रुपये अनुदान के और 70 रुपये उनको ब्याज पर दिए जाते हैं, उनसे वापस वसूले जाएंगे विथ इंटरेस्ट। और जो राज्य विशेष राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं, वहाँ पर अगर 100 रुपये दिए जाते हैं तो 90 रुपये अनुदान होता है और 10 रुपये उनसे वापस लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है वो हमारे यहाँ पर किया गया है। अब इसको हम कुछ ये मानते हैं कि साहब ये इस प्रकार का प्रावधान अच्छा नहीं है, इस प्रकार की जो व्यवस्था वो अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से ये वित्त आयोग को अपनी भूमिका निभाता है और वो देता है। इसके अलावा अनेक संशोधन जैसे फिक्की है और विभिन्न प्रकार के जो हैं वो भी कहते हैं कि सरकार को अपनी राय देते हैं, मार्केट की व्यवस्था देते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कहते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो बताते हैं कि साफ सरकार जो हमारी जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार चल रही है, शेयर मार्केट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, सरकार को क्या करने की आवश्यकता है। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो वित्तीय प्रशासन की, वो है केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको केग कहते हैं। और ये एक प्राधिकारी है भारत सरकार द्वारा। उस प्राधिकारी के पास में शक्तियां हैं कि वो ये तय करेगा कि केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट्स हैं वो किस रूप में बनाए जाएंगे, और साथ ही वो जांच करेगा कि केंद्र और राज्यों ने जो वित्तीय प्रावधान जो उनको संसद या विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए थे, उनका उसी प्रकार से उन्होंने उपयोग किया है या नहीं किया है। तो वो खर्च करने के बाद में उस धनराशि के जो है वो उसका चीरहरण करेगा और ये देखेगा कि साहब जो खर्च किया गया वो नियमानुसार खर्च किया गया, नहीं किया गया, नया किया गया तो क्यों नहीं किया गया। तो इस प्रकार की रिपोर्ट के केंद्र के लिए अलग बनाता है, प्रत्येक राज्यों के लिए अलग बनाता है, केंद्र के लिए संसद में रखवाता है, प्रत्येक राज्यों को राज्यपालों के पास भिजवाता है, और वो ये करता है कि साहब भारत में जो वित्तीय प्रशासन है वो नियमानुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो केग की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसके बाद में ये केग जो है वो महत्वपूर्ण, हम अलग से चर्चा और करेंगे केग के बारे में। इसके बाद में संसदीय समिति की बात करते हैं। तो संसदीय समिति में बात कर ही चुके हैं कि संसद की समितियां जो है वो भी केग की रिपोर्ट पे, एक तो लोक लेखा समिति है, वो केग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न जो विभाग या मंत्रालय है उनके जो अकाउंट्स है उनकी जांच करती है कि क्या वास्तव में जिस हेतु जो धनराशि
स्वीकृत की गई थी उसी रूप में खर्च की गई है या उसी विषय के लिए खर्च की गई है। तो लोक लेखा समिति प्रत्येक वर्ष 1 या 2 विभाग का कहते हैं वो परीक्षण करती है और उसके बाद उन्हें रिपोर्ट संसद को देती है और उस विभाग को या उस विभाग के जो मंत्री है उनको अपने सम्मुख प्रस्तुत होने का कहती है कि आप बताइए कि आपके विभाग में जो वित्तीय जो अनुशासन है वो लागू किया गया या नहीं लागू किया। तो वित्तीय अनुशासन के लिए लोक लेखा समिति एक प्रमुख हंटर के रूप में काम करती है। ये विधायिका का जो हंटर है जो वित्तीय अनुशासन के लिए जारी किया जाता है या खड़ा रहता है। फिर है प्राकलन समिति का है कि प्रत्येक विभाग जो प्रत्येक साल है वो 2 से 5 विभागों के बारे में आकलन करती है, देखती है कि ये विभाग जो वास्तव में है वो जनता के लिए उपादेय है नहीं है, इनमें जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो जनता के लिए लाभदायक है नहीं है, या उनको किस प्रकार से परिवर्तित, पुनर्संशोधित या पुनर्रचित किया जा सकता है जिसके कारण से अधिक फायदा उसको मिले और विभिन्न विभागों को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, 1 से 2 विभागों को मिलाकर के छोटा बनाया जाए, इस प्रकार की चीज़ें जिसमें की जाती है। तो प्राकलन समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का एक अपना कार्य है कि वो विभिन्न प्रकार के जो उपक्रम है सरकार की जो उनकी जांच करती है कि वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा 24 समितियां जो है वो बजट ये जो अनुदान मांगे हैं अनुदान मांगों पर चर्चा करती है, बहस करती है, अपनी राय देती है। इसके साथ ही भी वो इन अनुदान मांगों के अनुसार जो कार्रवाइयाँ जो होती है उस पर भी वो जाँच करती है। तो इस प्रकार से संसद जो है वो प्रमुख कार्यकारी निकाय है जो बजट को अनुमति भी देता है और बजट को खर्च करने की अनुमति देने के पश्चात खर्च किए गए बजट को फिर वो जांच भी करता है कि ये सही तरह से खर्च किया गया नहीं किया गया। तो इस प्रकार से भारत में वित्तीय प्रशासन एक बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है और इसमें विभिन्न प्रकार के निकाय, विधायी निकाय, कार्यकारी संगठन, अनुसंलग्न जो कार्यालय हैं वो मिल करके और विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड, इनकम टैक्स बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अप्रत्यक्ष बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड, ये और साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम अधिनियम, चाहे वो निगम कर हो, टैक्स कर हो, उत्पाद शुल्क हो, विभिन्न प्रकार के नियम अधिनियमों के द्वारा, क्योंकि वित्तीय जो मामले हैं वो सर्वाधिक उलझे हुए और सबसे विशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, उलझे हुए भी रहते हैं और सबसे बड़े भी हैं और आदमी डरता भी नहीं से वित्तीय मामलों से। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रशासन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये सरकार के राष्ट्रपति से लेकर के कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी, छोटे से छोटे कार्यालय तक को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से सब लोग इसमें शामिल होते हैं और सब लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वो केग हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कार्यपालिका स्वयं हो। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं और भूमिका सही रूप से सभी सही रूप से निर्वाह करने से ही वित्तीय प्रशासन सही रूप से संचालित होता है। जय हिंद, जय भारत।